नमस्कार, फाइनल बुलेटिन आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात करेंगे जहांगीरपुरी इलाके के मंगत राम नामक युवक का कहना है कि सुनील दत्त नामक कांस्टेबल उन्हें रोज आकर दुकान पर तंग करता था, उससे पैसे मांगता था और पैसे न देने पर उससे मारपीट की जाती थी। इसी से तंग होकर मंगत राम ने अपने आप को जलाने का प्रयास किया। मंगत राम की जहांगीरपुरी में गाड़ियों और बाइक वॉशिंग की दुकान है। उससे बातचीत के दौरान उसने बताया कि जब उनको गाड़ी में लेकर थाने आ रहे थे तब भी पुलिस वालों ने उसे मारा पीटा। मंगत राम की प्रशासन से मांग है कि उसे इंसाफ मिले और जिन पुलिस वालों ने उसे मारा पीटा है उन्हें उनके पद से निलंबित किया जाए। खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां आज सीएम योगी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रत्येक जनपद में पत्रकारों को आवास के लिए सस्ते दरों पर सरकार आवास देने का काम करेगी। गोरखपुर में सरकार ने इस योजना को बतौर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर दिया है। आगे इसे प्रत्येक जनपदों में सरकार लागू करेगी। उनको भी एक आश्रय की व्यवस्था की जा सके, इस पर हम लोग कुछ कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक कार्यक्रम चल रहा है, अगर वो मॉडल सफल होता है तो मेरा मानना है पत्रकारों के परिवारजनों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार उनके साथ में है और उनको हर प्रकार का सहयोग प्रदान करेगी। दूसरा, हम लोगों ने इस व्यवस्था में एक और भी जोड़ा है। अनेक स्कीम निकलती है। हमारा वो मॉडल अगर गोरखपुर में सफल हो जाता है, हमने कहा भी पत्रकारों को भी आवासीय सुविधा सस्ते में, उनको अच्छी आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सके, जिससे आवास के लिए उन्हें इधर उधर भटकना न पड़े, किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आने पाए। और वह मान्यता प्राप्त पत्रकारों का, बल्कि मुझे लगता है कि सभी संपादकों की एक टीम बनाकर के वही इस चीज को सुनिश्चित करें कि उसमें कौन लोग एलिजिबल हो सकते हैं और उसमें सही लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो जाए। इस दृष्टि से और मॉडल सफल होता है तो हम हर महानगर के अंदर इस योजना को लागू करना चाहते हैं, जिससे हर वह पत्रकार जो वास्तव में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। खबर बिहार के छपरा से है। जिले के इसुआपुर प्रखंड अंतर्गत इसुआपुर बाजार में किसानों को यूरिया की काफी मात्रा में दिक्कत हो रही है। किसानों का यह आरोप है कि दुकानदार यूरिया की कालाबाजारी कर रहे हैं। किसान दुकानदार पर आरोप लगाते हुए बोलते नजर आ रहे हैं कि यूरिया के साथ जिंक लेना अनिवार्य है, अगर जिंक नहीं लेना है तो यूरिया भी नहीं मिलेगी, ऐसा दुकानदार बोल रहे हैं। वहीं जिंक का डेट एक्सपायर किसानों को दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह की इसुआपुर से रिपोर्ट। इस समय मैं अशोकनगर छात्रा के क्षेत्र में मौजूद हूँ और यहाँ पर ब्राह्मण समाज महासभा द्वारा एक परिचय सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें शादीशुदा और ब्राह्मणों के लड़के और लड़कियों को लेकर एक परिचय सम्मेलन किया जा रहा है। मेरे साथ ओम ब्राह्मण महासभा के संस्थापक हैं YK शर्मा जी। सर, क्या उद्देश्य है इसको करने का? हमारी संस्था का उद्देश्य है कि आज के समाज में ये समस्या है, लड़कियों के रिश्ते के लिए कोई बताता नहीं है। जो ये परिचय सम्मेलन हो रहा है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे और आप कितने दिन से इस संस्था से जुड़े हुए हैं? मैं 4 या 5 वर्षों से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और YK शर्मा और उनकी टीम ज्ञानेंद्र कौशिक जी का ये कार्य समाज हित में बहुत ही सराहनीय है। और खबर दिल्ली से है, जहां ब्राह्मण समाज के लोगों को एकजुट करने तथा उनके बच्चों के विवाह हेतु एक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 600 से 700 लोगों ने अपने बच्चों के विवाह हेतु बायोडाटा दिए। खबर हरियाणा से है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और महान स्वतंत्रता सेनानी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस के अवसर पर घोषणा करते हुए कहा कि साल 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। सरकार का प्रयास अंत्योदय परिवारों को निरोगी स्वस्थ रखने का रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को सुशासन दिवस के अवसर पर पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उपस्थित जनों और प्रदेश भर में 6500 स्थानों पर हो रहे कार्यक्रमों में उपस्थित जनसमूह को वर्चुअली संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वचालित राशन कार्ड योजना, मुफ्त पासपोर्ट योजना, जमाबंदी की ऑनलाइन फर्द, HPSC मांग पोर्टल, नागरिक सुविधा केंद्र, वक्फ शिकायत निवारण प्रणाली का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न विभागों को 22 सुशासन पुरस्कार भी दिए। ये जो 1,80,000 रुपए वार्षिक आय के जो लोग हैं, BPL जिनको हम कहते हैं, आरोग्य कैसे रखा जाए, इनको स्वस्थ कैसे रखा जाए, बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं।
और उन योजनाओं में हमारा जो स्वास्थ्य विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको बड़ा कर रहे हैं। डॉक्टर्स की भर्ती हम ये ज्यादा कर रहे हैं, बल्कि आपको जानकारी मिली ही होगी कि जो डॉक्टर्स अपनी पढ़ाई सरकारी कॉलेज में करते हैं, उनको भी हमने निवेदन किया है कि 5 साल वो सरकारी नौकरी करें, ताकि 5 साल सरकारी नौकरी करेंगे। हमको आज 28,000 डॉक्टर्स की जरूरत है और मात्र हमारे 6 या 7,000 डॉक्टर हमारे गवर्नमेंट के रोल पर हैं। इतने ही प्राइवेट होंगे तो 13,000 हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। इतने और चाहिए, 14,000 डॉक्टर और चाहिए, ताकि हम इन सरकारी डॉक्टर्स का उपयोग जनता की सेवा के लिए हम कुछ कर सकें। हिमाचल प्रदेश भाजपा विधायक दल की बैठक विली पार्क शिमला में संपन्न हुई। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री विनोद तावड़े पर्यवेक्षक के रूप में सम्मिलित हुए। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन और मंगल पांडे उपस्थित रहे। मंगल पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विधायक दल की बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का चयन कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि उनका नाम विपिन परमार, सतपाल सत्ती, बलवीर वर्मा, डॉक्टर जनक राज सहित सभी 24 विधायकों ने प्रस्तावित किया और कुछ क्षणों में उनके नाम पर मोहर लग गई। पांडे ने बताया कि जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार में रहते हुए अच्छा कार्य किया और उनकी देखरेख में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की नकारात्मक सरकार का सामना करेगी। जब बाहर श्री जयराम ठाकुर जी तो भाई हमारे दे देंगे आपको, थोड़ी चिंता हो। चलो मंच पर आ जाए। खबर दिल्ली से है। दिव्यांगजनों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से दिल्ली के मंगोलपुरी में एक दिव्यांग अधिवेशन का आयोजन किया गया। सक्षम इंद्रप्रस्थ एनजीओ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों की सुविधा के मद्देनजर भी खास इंतजाम किए गए, जहां एक ही पटल पर दिव्यांगों को कई सेवाएं दी गई। इस अधिवेशन में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम के सहभागी बने। साथ ही इस मौके पर इन दिव्यांगजनों को प्रेरित करने के उद्देश्य से राजीव गांधी खेल पुरस्कार विजेता विकास डागर, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद हंसराज हंस और IRS अधिकारी दीपक कुमार सहित प्रतिष्ठित लोग मुख्य रूप से उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान अनेकता में एकता और सद्भाव का संदेश लोगों तक पहुंचाते हुए कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पेश की गईं, जिसने सभागार में बैठे लोगों को खूब मोहित भी किया। इसका गवाह तालियों की गूंज बनी। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से मुख्य अतिथियों की उपस्थिति में ट्राई साइकिल भी वितरित किए गए। सफल कार्यक्रम रहा। सक्षम हमारा देशव्यापी संगठन है जो हर देश प्रदेश में हर जगह काम करता है। दिव्यांगों के ऊपर दिव्यांगता के कई प्रकार हैं और सक्षम भी एक ऐसा संगठन है जो हर दिव्यांगता को कवर करता है, चाहे वो मूक बधिर हो, चाहे वो लोकोमोटर हो, चाहे वो दृष्टिबाधित हो या ऑटो डिजीज़ होती हैं ब्रेन की, मेंटल MR वाली, उनको कवर करता है। हमारा मकसद ये था कि सक्षम का मैसेज सब में पहुँचे, सक्षम किस क्षेत्र में काम करता है। हम थैलेसीमिया पेशेंट के लिए ब्लड डोनेशन के कैंप भी लगाते हैं। सारा जहान शुक्र करता था कि जान छूटी है, फिर से लाइफ नॉर्मल हो रही है। बड़ी आफ्टर लॉन्ग गैप नॉर्मलाइज हो रहा था, लेकिन अभी जो खबरें मिल रही हैं तो हमें थोड़ा एहतियात रखना चाहिए। पहले ये ना हो कि नुकसान हो जाए। पता नहीं किधर से ये क्यों लीकेज हो रहा है या कैसे है। मैं तो प्रे करता हूँ मैं मेरे मालिक दोबारा लॉकडाउन ना लगे। खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से है, जहां पेंच टाइगर रिजर्व के रूखड़ बफर क्षेत्र में एक बेहद ही रोमांचक नज़ारा देखने को मिला। पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के नज़दीक एक खेत के पास पर्यटकों के सामने एक तेंदुए ने कुत्ते को शिकार बनाने का प्रयास किया। तेंदुए ने पर्यटकों की आंखों के सामने अचानक घात लगाकर कुत्ते को दबोचने के लिए दौड़ लगा दी। हालांकि तेंदुए का यह प्रयास विफल रहा और कुत्ता तेंदुए से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। वहीं पर्यटक यह नज़ारा देखकर खासा रोमांचित हो गए और इस रोमांचक घटना का वीडियो भी सामने आया, जो फिलहाल सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचे, जहां
पीएम ने भाजपा की नींव रखने वाले अटल जी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अटल जी की समाधि स्थल पर सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें फूल अर्पित किए। इसके बाद केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, निर्मला सीतारमण, हरदीप पुरी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आइए उनके जीवन के कुछ खास पहलुओं को जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा सरस्वती शिक्षा मंदिर गोरखीवाड़ा विद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने स्नातक की शिक्षा लक्ष्मीबाई कॉलेज से पूरी की और विधि स्नातक की डिग्री उन्होंने कानपुर स्थित डीएवी कॉलेज से अर्थशास्त्र विषय में ली। अटल जी छात्र जीवन से ही राजनीतिक तथ्यों से संबंधित वाद विवाद में हिस्सा लेना पसंद करते थे और वे हमेशा ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहते थे। आगे चलकर सन 1939 में अपने छात्र जीवन में उन्होंने स्वयंसेवक की भूमिका भी निभाई। उन्होंने हिंदी न्यूज़पेपर में संपादक का काम भी किया। वाजपेयी जी ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने 2 बच्चियों को गोद लिया था जो बीएन कौल की बेटियां नमिता और नंदिता थी। आजादी की लड़ाई में वे अनेक नेताओं के साथ मिलकर लड़े। फिर हमारे देश के लिए अत्यंत दुख भरा दिन रहा जब 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। यह दिन हमारे देश की सभी देशवासियों के लिए अत्यंत क्षति वाला दिन था। हमारे देश ने एक महान राजनेता को खो दिया। आज भी अटल जी द्वारा दिए गए भाषण, लिखी गई किताबें, कविताएं और प्रधानमंत्री के तौर पर किए गए कामों आदि द्वारा उन्हें सम्मान के साथ याद किया जाता है। सन 1957 में जनसंघ पार्टी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी को उम्मीदवार के तौर पर उत्तर प्रदेश जिले के बलरामपुर लोकसभा सीट से इलेक्शन के लिए टिकट दी गई और अटल जी ने लोकसभा चुनाव में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके बाद उनके उपलब्धि को देखते हुए उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। अटल जी 2 साल तक मोरारजी देसाई की सरकार में साल 1977 से साल 1979 तक विदेश मंत्री रहे, जिससे हमारे देश के प्रति विदेशों में एक विश्वासी देश की पृष्ठभूमि तैयार करने में उनका बहुत योगदान रहा। इसके बाद सन 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी एक पार्टी का गठन किया जो थी भारतीय जनता पार्टी और 6 अप्रैल 1980 को अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। लोकसभा चुनाव 1996 में भारतीय जनता पार्टी का देश भर में पहला विजय चुनाव रहा। इस चुनाव से बीजेपी ने देश में पहली बार अपनी सरकार को स्थापित किया और मात्र 13 दिनों के लिए देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी ने शपथ ली। 13 दिनों तक ही सरकार चलने के बाद अटल जी की सरकार गिर गई और फिर सन 1998 में सरकार गिरने के 2 साल बाद पार्टी सत्ता में आई और 19 मार्च 1998 में अटल जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और फिर 10 अक्टूबर 1999 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए राजस्थान के पोखरण में सन 1998 में 11 मई और 13 मई को 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके हमारे देश को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। यह साहसिक कदम था जिससे हमारे देश को अलग ही पहचान मिली। भारत देश का यह परमाणु परीक्षण इतनी गोपनीयता से किया गया था कि पश्चिमी देशों की आधुनिक तकनीकी भी नहीं पकड़ पाई थी। परमाणु परीक्षण के बाद कुछ देशों ने अनेक प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन अटल जी ने इन सब चीजों की परवाह न करते हुए आगे बढ़े और हमारे देश को नई आर्थिक विकास की ऊंचाइयों तक ले गए। अटल जी ने 19 फरवरी 1999 में दिल्ली से लाहौर तक की बस सेवा शुरू की, जिसे सदाए सरहद का नाम दिया गया। बस सेवा शुरू करके दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते में सुधार लाने की पहल की और उस समय उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया और वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात भी की। कुछ समय बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की शह पर पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों द्वारा कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ शुरू कर दी गई और कई पहाड़ की चोटियों पर अपना कब्जा कर लिया गया। तब जवाबी कार्रवाई में अटल बिहारी जी की सरकार ने ठोस कदम उठाए और भारतीय सेना को खुला समर्थन दिया, जिससे हमारी सेना ने पाकिस्तानी सैनिक को खदेड़ दिया और उन्हें धूल चटा दी। इसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी ने ही भारत के सड़क मार्ग को जोड़ने का काम चारों कोनों से किया है।
इसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों को राजमार्गों से जोड़ने का काम किया गया, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का नाम दिया गया। और अभी तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ही सबसे ज्यादा सड़कें बनवाई। अटल सरकार द्वारा किए गए अन्य प्रमुख कार्य: 100 वर्ष से भी पुराने कावेरी जल विवाद को सुलझाया गया, कई समितियों और आयोगों का गठन किया गया, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक सलाह समिति, व्यापार एवं उद्योग समिति आदि। राष्ट्रीय राजमार्गों एवं हवाई अड्डों का विकास किया गया, नई टेक्नोलॉजी, विद्युतीकरण को गति देना, दूरसंचार को बढ़ावा देना आदि। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना, विदेशों में बसे भारतीयों के लिए बीमा योजना को शुरू किया गया, अर्बन सीलिंग एक्ट समाप्त कर आवास निर्माण को प्रोत्साहन दिया, नई टेलीकॉम नीति और कोकड़ रेलवे की शुरुआत की। टेलीकॉम क्षेत्र और रेलवे ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा से ही एक साफ छवि के नेता के तौर पर देखा जाता रहा और रहेगा भी, लेकिन इसके साथ ही कुछ विवाद भी जुड़े। इसमें सबसे पहले बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले का नाम लिया जाता है। जिस वक्त बाबरी मस्जिद को गिराया गया, उस वक्त विपक्ष के कई नेताओं द्वारा अटल जी की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए गए, क्योंकि इस मस्जिद के खिलाफ उस वक्त बीजेपी के कई नेताओं द्वारा रैली निकाली गई थी। दूसरा विवाद कंधार प्लेन हाईजैक से जुड़ा है। यह बात 24 दिसंबर 1999 की है। तब काठमांडू से दिल्ली से उड़े एक विमान को हथियारबंद आतंकवादियों द्वारा हाईजैक कर लिया गया था। तब विमान में 176 यात्रियों और 15 क्रू मेंबर्स की जान बचाने के लिए 3 आतंकी मसूद अजहर, उमेर शेख और अहमद जरगर को रिहा करना पड़ा था। इस मामले को लेकर अटल जी की कड़ी निंदा हुई थी। विपक्ष को कहना था कि यदि सरकार सूझबूझ से काम लेती है तो विमान यात्रियों की जान आतंकियों को छोड़े बिना भी बचाई जा सकती थी। तीसरे मामले में उन पर कारगिल युद्ध को लेकर भी सवाल उठाए जाते रहे। अटल जी एक अच्छे प्रधानमंत्री के साथ साथ एक अच्छे लेखक और कवि भी रहे हैं। उनके द्वारा प्रकाशित रचनाओं को लोग आज भी गुनगुनाते हैं। भारत की विदेश नीति, नई डायमेंशन, राजनीति की रपटीली राहें, राष्ट्रीय एकीकरण, क्या खोया क्या पाया, मेरी 51 कविताएं, न दैन्य न पलायनम, 21 कविताएं, डिसाइसिव डेज, असम समस्या दमन समाधान नहीं, शक्ति से संति, बैक टू स्क्वायर वन, डायमेंशन ऑफ एन ओपन सोसाइटी, कदम मिलाकर चलना होगा, कौरव कौन पांडव, दूध में दरार पड़ गई। अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी रचनाओं के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ टिप्पणियां भी आज भी लोगों के जहन में हैं। अटल बिहारी द्वारा दी गई महत्वपूर्ण टिप्पणियां और मिले पुरस्कार: मनुष्य को चाहिए कि वह परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े, अपना देश एक मंदिर है, हम पुजारी हैं, राष्ट्रदेव की पूजा में खुद को समर्पित कर देना चाहिए। हमारे पड़ोसी कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, हमने कहा चुटकी तो बज सकती है। मन हारकर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन जीते जाते हैं। आदमी की पहचान उसके पद से या धन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर तो कुबेर की संपदा रोती है। पद्म विभूषण पुरस्कार 1992 में भारत सरकार द्वारा अटल जी को दिया गया। डॉक्टर ऑफ लेटर 1993 में कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा। उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार 1994 में भारतीय संसद द्वारा। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 1994 में भारत सरकार द्वारा। गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार 1994 में भारत सरकार द्वारा। भारत रत्न 2015 भारत सरकार द्वारा। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर सम्मान 2015 बांग्लादेश सरकार द्वारा। साल 2015 में भारत रत्न पाने वाले 44वें व्यक्ति बने अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के देश के लिए दिए गए योगदान सदियों तक याद किए जाते रहेंगे। वो एक सच्चे देशभक्त थे और हमेशा रहेंगे। के न्यूज परिवार के तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन करता है। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में दंगा कराने वालों से ही नुकसान की भरपाई की जाएगी। दिसंबर 2019 में एंटी-सीएए दंगे के दौरान अमरोहा में जिन लोगों ने सरकारी और प्राइवेट संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था, उनसे अब लाखों की वसूली होगी। मेरठ में उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली दावा न्यायाधिकरण कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के खिलाफ ये पहला फैसला कोर्ट द्वारा दिया गया है। 2019 में सीएए के विरोध में जो हिंसा हुई थी और जो दंगे हुए थे, इसमें तमाम
जो सरकार की तमाम जो लाखों रुपए की संपत्ति का जो हानि हुई थी, उसमें कुछ लोगों पे लगभग 86 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन उस मुकदमे के आज जिलाधिकारी को कोर्ट ने एक कॉपी भेज दी है। इसमें अमरोहा जिलाधिकारी की तरफ से उनपे लगभग 4.25 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है। इन 86 अभियुक्तों से ये जो जुर्माना हुआ है ये वसूले जाएंगे। ये अमरोहा में, उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पहली बार हुआ है। इसी के साथ में जिन लोगों के खिलाफ ये मुकदमे हुए हैं उनसे ये रकम वसूली जाएगी। देखिए, आप जानते हैं कि 2019 में सीए के जो लागू हुआ था उसके विरोध में लोगों ने कई तरह से क्षतियां की थी, लोग संपत्ति की क्षति हुई थी, जिसके क्रम में वसूली के आदेश दिए गए थे। लेकिन ये पाया गया कि इसको प्रक्रिया के तहत नहीं किया गया था, तो प्रकरण को माननीय न्यायालय में फिर से सुनवाई के लिए भेजा गया था। अपना माननीय न्यायालय यहाँ मेरठ न्यायाधिकरण में गया था, वो वहाँ सुनवाई हुई है और अभी ज्ञात हुआ है कि वहाँ पे माननीय न्यायालय ने 86 अभियुक्तों के विरुद्ध 4,26,940 रुपये वसूली के आदेश दिए हैं। तो जिसके क्रम में न्यायालय के आदेश क्रम में ऐसे अभियुक्तों से वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी और तत्काल वसूली की कार्रवाई प्रारंभ करने की कार्रवाई हमारे अधिकारी द्वारा की जाएगी। आज पूरे देश में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर देश में हर जगह उनकी जयंती मनाई गई। इसी क्रम में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन पुष्पा सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर सुशासन दिवस के रूप में इसे मनाया। पुष्पा सिंह ने कहा कि वो बहुत अच्छे इंसान और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री थे। उनकी कमी हम लोगों को हमेशा महसूस होती रहेगी। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इतना प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे कि विपक्ष भी उनकी भाषा को, उनके कामों को सराहना करते थे। हमेशा विपक्ष भी आपको हमेशा सम्मान दिया करते थे। खबर गोंडा से है, जहां अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ अभियान चलाकर गोंडा पुलिस ने भारी मात्रा में लहन को नष्ट किया। साथ ही कच्ची शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए। संदिग्ध के आधार पर कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूरा मामला आपको बता दें थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत राधेपुरवा का है, जहां प्रशासन ने छापा मारकर भारी मात्रा में लहन, कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण को बरामद किया। जानकारी के मुताबिक एसडीएम सदर बीके सिंह और सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम की अगुवाई में थाना कोतवाली नगर की पुलिस चौकी गुरु नानक के उप निरीक्षक भानु प्रताप सिंह और आबकारी विभाग की टीम ने राधेपुरा में छापा मारकर कार्रवाई की और भारी मात्रा में लहन को नष्ट किया। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर अवैध रूप से शराब का निर्माण होता है, इसलिए आज हमारी आबकारी की टीम, हमारे सीओ साहब और पुलिस यहाँ जो थाने की है कोतवाली नगर की, सब लोगों ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है। तो यहाँ पर भारी मात्रा में जो है बनी बनाई शराब और लहन लगभग 10 कुंटल के आसपास बरामद हुई है। इसमें कोई गिरफ्तारी भी हुई है? गिरफ्तारी भी 4 लोग संदिग्ध हैं, उनको पकड़ा गया है। ब्राह्मण समाज के लोगों को एकजुट करने तथा उनके बच्चों के विवाह हेतु एक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 600 से 700 लोगों ने अपने बच्चों के विवाह के लिए बायोडाटा दिए। आपको बता दें, दिल्ली में ब्राह्मण समाज के द्वारा परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिससे कि अपने ब्राह्मण समाज के बच्चों को आपस में शादी की जा सके। इस समय मैं अशोक नगर शाहदरा के क्षेत्र में मौजूद हूँ और यहाँ पर ब्राह्मण समाज महासभा द्वारा एक परिचय सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें शादीशुदा और ब्राह्मणों के लड़के और लड़कियों को लेकर एक परिचय सम्मेलन किया जा रहा है। मेरे साथ ओम ब्राह्मण महासभा के संस्थापक है वाईके शर्मा जी। सर, क्या उद्देश्य है इसको करने का? हमारी संस्था का उद्देश्य है कि आज के समाज में ये समस्या है, लड़की लोग के रिश्ते के लिए कोई बताता नहीं है
जो ये परिचय सम्मेलन हो रहा है इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे और आप कितने दिन से इस संस्था से जुड़े हुए हैं? मैं 4 या 5 वर्षों से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और वाई के शर्मा और उनकी टीम ज्ञानेंद्र कौशिक जी का ये कार्य समाज हित में बहुत ही सराहनीय है। इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, इससे समाज में एकजुटता आती है। एक परिवार की तरह आज यहाँ हमारा एक समाज इकट्ठा हुआ है। तो ये थे वाई के शर्मा संस्थापक जो ये बता रहे थे कि यहाँ पर ब्राह्मण समाज का परिचय सम्मेलन हो रहा है और यहाँ पर युवक युवतियों के लिए एक शादी का आयोजन बाद में होता है। इनकी संस्था ने 166 लोगों का रिश्ता पिछले वर्ष कराया है। मैं परवेश शर्मा, के न्यूज इंडिया। और फाइनल बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों देखते रहिए के न्यूज इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।